बता देना स्टार्ट हो गया तो। राधे राधे प्यारे बच्चों, हमारे YouTube चैनल डिफेंस फिजिकल एकेडमी कुलदीप सर कानपुर में आपका स्वागत है। आज आपकी हिंदी की मॉक टेस्ट जिसका टॉपिक होगा हिंदी भाषा एवं साहित्य, ये यूपी पुलिस और टेट के आने वाले एग्ज़ाम में दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों का हम बहुत अच्छे से आपके साथ अध्ययन करेंगे। आप कमेंट्स में इसके जवाब लिख के देखिएगा और देखते हैं कितने बच्चे बिल्कुल सही से सही जवाब दे सकते हैं। तो सीरीज को स्टार्ट करने से पहले स्क्रीन बोर्ड पर हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा। हमारा पहला प्रश्न आज का आपका दे रखा है। पहले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिसमें दे रखा है कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किस से हुई है। हमारा पहला ऑप्शन है लौकिक संस्कृत, दूसरा ऑप्शन दे रखा है वैदिक संस्कृत, तीसरा ऑप्शन दे रखा है मागधी और चौथा दे रखा है सौरसेनी अपभ्रंश। तो बेटा इसका सही जवाब फटाफट आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि जो हिंदी की मूल उत्पत्ति हुई है, हिंदी की मूल उत्पत्ति हमारी सौरसेनी अपभ्रंशित भाषा से हुई है। और सौरसेनी अपभ्रंशित भाषा बच्चा लोग ये पश्चिमी हिंदी की भाषा होती है। तो इसका सही जवाब हमारा होगा सौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा दे रखा है हिंदी भाषा की लिपि कैसी है। आप जानते हैं पहला प्रश्न दे रखा है ऑप्शन में देवनागरी, दूसरा दे रखा है गुरुमुखी, तीसरा दे रखा है रोमन और चौथा दे रखा है खरोष्ठी। तो बेटा प्रश्न था हमारा हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो हमारे सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि जो हिंदी भाषा की लिपि है, जो हिंदी भाषा की लिपि है, हिंदी भाषा बेटे हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जबकि आप जानते हैं जो हमारी ये गुरमुखी भाषा होती है, ये गुरमुखी भाषा बेटा इसको पंजाबी लिपि में पंजाबी भाषा में लिखी जाती है। पंजाबी भाषा को हम लोग गुरमुखी लिपि में लिखते हैं। जबकि ये रोमन भाषा ये अंग्रेजी में लिखी जाती है। और जो ये खरोष्ठी भाषा लिपि दे रखी है, खरोष्ठी भाषा बेटा इसकी जो भाषा होती है वो होती है गंधार प्राकृत भाषा। जो खरोष्ठी है ये गंधार प्राकृत भाषा में लिखी जाती है। तो इसका सही जवाब जो बच्चे दे रहे हैं ए ऑप्शन कि देवनागरी। तो हिंदी भाषा की जो लिपि होगी वो देवनागरी लिपि होगी। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा दे रखा है वही सेम चीज कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखते हैं। तो हिंदी, अभी इसका जवाब आपने देखा था कि हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और देवनागरी लिपि का जो विकास है वो बेटा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो अगर ये पूछा जाता कि देवनागरी लिपि का विकास हमारी कौन सी लिपि से हुआ है, तो देवनागरी लिपि का विकास हमारी जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है। देखिए प्रश्न को बिल्कुल घुमा घुमा के पूछा जाता है। उसने पहले पूछा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, इसी प्रश्न को उल्टा करके अगर पूछा जाता है कि देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है, तो आप जानते हैं कि देवनागरी लिपि हिंदी भाषा की लिपि होती है। बेटे हिंदी भाषा के अतिरिक्त, अगर हिंदी भाषा के अतिरिक्त भाषा की हम चर्चा करते हैं तो बेटे हमारी संस्कृत भाषा, दूसरी हमारी हो सकती है मराठी भाषा, नेपाली भाषा। ये जितनी भी भाषाएं हम पर देख रहे हैं ये सभी की सभी जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि होती है। तो हमारे इसका सही जवाब होगा हिंदी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का समय क्या था। आंसर करने का प्रयास करिए जल्दी से। दे रखा है प्रश्न हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल का सही समय क्या है। तो आप देख सकते हैं जो भक्ति काल का सही समय होता है इसमें भक्ति काल
और भक्ति काल की बेटे हम बात करते हैं तो भक्ति काल जो है संवत 1375 से लेकर के विक्रम संवत 1700 तक रहा है। भक्ति काल के पहले हमारा बेटा आता है वीर गाथा काल। अगर बेटे हम लोग वीर गाथा काल की चर्चा करते हैं तो जो वीर गाथा काल का बेटा समय है, ये समय हमारा 1000 विक्रम संवत 1050 से लेकर के विक्रम संवत 1375 तक रहा। तो वीर गाथा काल का समय 1050 से लेकर के बेटा 1375 तक का समय रहा। वीर गाथा काल के बेटा बाद भक्ति काल की चर्चा आती है तो भक्ति काल का समय आप देख रहे हैं विक्रम संवत 1375 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक रहा। और भक्ति काल के बाद बेटा आता है रीति काल। भक्ति काल के बाद जो आता है दूसरा काल आता है रीति काल, जिसका बेटा विक्रम संवत 1700 से लेकर 1900 तक का समय रहा है। क्योंकि 1700 का समय तो हमारा भक्ति काल का ही रहा, तो 1700 के बाद का जो समय आया वो बेटे रीति काल का समय आया। रीति काल के बाद जो नेक्स्ट काल हमारा आता है वो आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल, और बेटे अगर आधुनिक काल की हम लोग चर्चा करते हैं तो ये काल 1900 के बाद का काल जो है ये प्रारंभ किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब होगा संवत 1375 से लेकर के विक्रम संवत 1700 तक। वेरी गुड। अगला प्रश्न हम लोग बेटे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पहला जवाब पाली भाषा, दूसरा आंसर दे रखा है संस्कृत भाषा, तीसरा दे रखा है प्राकृत भाषा और चौथा दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो बेटा अगर हम लोग देश भाषा की चर्चा करते हैं, अगर हम लोग देश भाषा की चर्चा करते हैं तो बेटे देश भाषा को ही हम लोग कह सकते हैं लोक भाषा, यानी जो भाषा लोगों के द्वारा बोली जाए, या बेटा इसी को हम कह सकते हैं जन भाषा। कुछ भी कहा जा सकता है, देश भाषा लिखा हो, लोक भाषा लिखा हो, जन भाषा लिखा हो, सबका एक ही मतलब होता है। आप जानते हैं हिंदी की आदि जननी संस्कृत है, संस्कृत भाषा से ही सभी भाषाओं का निर्माण हुआ है। संस्कृत भाषा से अलग हट करके जो सबसे पहला रास्ता अपनाया गया वो बेटा था पाली भाषा। सबसे पहले कौन सी भाषा आई? पाली भाषा आ गई। पाली भाषा के बाद बेटे प्राकृत आई, तो पाली से प्राकृत, प्राकृत से बेटा अपभ्रंश आई, अपभ्रंश से अवहट्ट आई, अवहट्ट के बाद तब हिंदी आती है। तो इसका सही जवाब होगा कि भारत के संस्कृत को छोड़ करके जो सबसे पहला रास्ता अपना अलग किया गया वो बेटा पाली भाषा थी। तो इसका सही जवाब होगा पाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सौराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? सौराष्ट्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? बेटा पहला ऑप्शन दे रखा है गुजराती, दूसरा ऑप्शन दे रखा है मैथिली, तीसरा ऑप्शन दे रखा है तमिल और चौथा ऑप्शन दे रखा है हिंदी। तो बिल्कुल जल्दी से बताने का प्रयास करिए। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहिए। अपने उन दोस्तों को भी शेयर करिए जो बच्चे गरीब परिवार के और पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको भी आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सेशन में जोड़िए उनको और उनसे भी कहिए बिल्कुल सही जवाब देने का प्रयास करें। बेटे यही तरह के प्रश्न आपको हिंदी भाषा के यूपी टेट के एग्जाम में भी दिखाई देंगे, यूपी पुलिस के भी एग्जाम में दिखाई देंगे, और आपका पेपर लगा हुआ है, यूपी टेट का भी एग्जाम लगा हुआ है। हमें देखना है कि कितने बच्चे यूपी टेट वाले जो बैठ के ऑनलाइन क्लासेस पढ़ रहे हैं वो कितना सही जवाब दे सकते हैं। और जो बच्चे चैनल को नहीं जानते हैं वो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस फिजिकल जब डालेंगे कुलदीप सर कानपुर, वहीं पे डिफेंस फिजिकल एकेडमी लिख करके आएगा, तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल को सर्च करें। बहुत जल्द हमारा एप्लीकेशन ऐप भी आने वाला है, हम ऐप पर भी आएंगे और आपको बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ों के लिए आपको तैयार करेंगे। तो मेरे शेरों जल्दी से बिल्कुल थम्स अप करिए और सही जवाब देने का प्रयास करिए। हमारा प्रश्न है सौराष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? गुजराती, मैथिली, तमिल और हिंदी। तो बेटा इसका जो सही जवाब होगा सौराष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है बेटा वो तमिल भाषा बोली जाती है। सौराष्ट्र में हम लोग तमिल भाषा को बोलते हैं। और जो तमिल भाषा है ये कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु के अतिरिक्त कर्नाटक, महाराष्ट्र,
महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों में हम लोग तमिल भाषा का बोलने का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाए जाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? नंबर 1 दे रखा है स्वर, नंबर 2 दे रखा है संयुक्त अक्षर, नंबर 3 दे रखा है व्यंजन, और फोर्थ ऑप्शन आपने क्या दे रखा है? स्वतंत्र ध्वनि। तो बिल्कुल कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट में पहले से आंसर लिखने का प्रयास करिए। दे रखा है हमारा कि हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो आप बेटे सभी जानते हैं कि जो अक्षर स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जिनको बोलने में किसी दूसरी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, वो सारे के सारे अक्षर बेटा क्या कहलाते हैं? उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर को बोलने में हमें किसी दूसरी ध्वनि की आवश्यकता नहीं होती, जबकि जो अक्षरों को बोलने में किसी दूसरी ध्वनि की आवश्यकता पड़ जाती है वो अक्षर बेटे व्यंजन कहलाते हैं। तो इसका सही जवाब होगा स्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बेटे आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है का, खा, गा, फा। बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। का, खा, गा, फा में से कौन सा उर्दू से नहीं लिया गया? ध्यान से बिल्कुल देखेंगे, इसमें नहीं शब्द इंक्लूड है कि इसमें कौन सा उर्दू से नहीं लिया गया। बिल्कुल जवाब देने का बिल्कुल प्रयास करेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन दे रखा है का, दूसरा ऑप्शन दे रखा है गा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है फा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है खा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि जो उर्दू से शब्द हमारे लिए गए वो हमारे कौन से होते हैं? का, गा, जा और फा। ये बेटे हमारे किसके हैं? उर्दू के हैं। जबकि खा ये उर्दू से नहीं लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा खा, यानी ऑप्शन नंबर 4 डी ऑप्शन। जिन बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है उन सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड, बहुत अच्छे कमेंट्स आप कर रहे हैं। कमेंट थोड़ा पीपीटी दूर है, दिख नहीं रहा है। अगले दिन से मैं उसको थोड़ा नज़दीक और लगवा लूँगा जिससे मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई पड़े। लेकिन आपके आंसर मुझे दिख रहे हैं, मैं नाम जरूर नहीं पढ़ रहा हूँ। अगले दिन से मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक ला के बिल्कुल आपको नाम से दराज करूँगा कितने बच्चे हमारा सही जवाब दे रहे हैं, और बहुत अच्छी तरीके से बच्चे हमारे जुड़े हुए पढ़ रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट्स करते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा। और जिन लोगों को ये ना पता हो यहाँ का यूट्यूब चैनल, वो तुरंत कुलदीप सर कानपुर को सर्च करेंगे, वहीं पर डिफेंस फिजिकल एकेडमी लिख करके आएगी। तुरंत उसको आप डाउनलोड करिए और हमारे यूट्यूब चैनल पर आइए। अभी इसी के बाद आपको मैं जीएस की क्लास भी प्रोवाइड कराऊंगा, रीजनिंग की क्लास भी आपकी चलेगी, मैथ भी आपकी चलेगी, और आर्मी जीडी वाले बच्चों का भी प्रैक्टिस से चलता रहेगा। बिल्कुल सेशन में हमारे साथ आप जुड़े रहिए और इसी तरह से कमेंट्स करते रहिए। तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते आगे। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, जिन शब्दों के अंत में आ आता है। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान सुनिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्थ, अकारांत। आंसर करिए कि जिन शब्दों के अंत में आता है उसे क्या कहा जाता है। बेटा आप जानते हैं अनुस्वार हमारा ये होता है, अंग की मात्रा लग जाती है। अयोगवाह हमारे 2 होते हैं, अंग और आहा। अंतस व्यंजन बेटा हमारे या, रा, ला, वाह होते हैं। जबकि जिनके अंत में आ जाए उसको हम कहते हैं अकारांत। जैसे राम, हमने लिखा राम, तो माँ में उच्चारण लास्ट में किसका हुआ? आ का, तो ये क्या कहलाया? अकारांत। जैसे हमने कोई शब्द दू से स्टार्ट कर दिया, दू, यहाँ पर ऊ आया, तो जब ऊ आ गया तो उकारांत। हमने कहा नी, जैसे निर्बल, तो ई आ गया तो इकारांत। अगर ई आ जाए इकारांत, ऊ आ जाए उकारांत, आ जाए अकारांत। तो जिन बच्चों ने 4th ऑप्शन दिया है उन बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। अगले प्रश्न की तरफ बेटे हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आदिकाल के हिंदी साहित्य में रासों का क्या अर्थ होता है? आंसर दीजिए, बिल्कुल आंसर करिए, कमेंट्स बॉक्स में आंसर देने का प्रयास करिए कि आदिकाल के हिंदी साहित्य में रासों का
क्या अर्थ होता है? बेटा पहला क्वेश्चन है वीर काव्य, दूसरा दे रखा है विविध रसों का काव्य, मिश्रित काव्य, तीसरा दे रखा है रहस्य परक काव्य, और चौथा दे रखा है रास अर्थात नृत्य परक काव्य। तो आंसर देने का बिल्कुल प्रयास करिए। बेटा आप जानते हैं आदिकाल को ही हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं, आदिकाल को ही बेटा चारण काल भी कहा जाता था, आदिकाल को ही भाट काल भी कहा जाता था, आदिकाल को ही हम लोग श्रृंगार काल भी कहते थे। इसमें दो प्रकार की कविताएं कही जाती थी। जो कवि जिस राजा के दरबार में रहता था उसी की प्रशंसा के गीतों को गाया करता था। तो गीत भी बेटे ये दो तरह के गाते थे। जब युद्ध होते थे तो अपने राजाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए ये वीर रस प्रधान कविता किया करते थे, और जब युद्ध नहीं होते थे, वर्षा होती थी, तो अपने राजाओं का मनोरंजन करने के लिए ये श्रृंगार रस की कविता किया करते थे। तो दो तरह के काव्य ज़्यादा गाए जाते थे, एक श्रृंगार के और दूसरे वीर काव्य के। तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब होगा रासों का अर्थ वीर काव्य होगा। जिन बच्चों ने पहला आंसर दे रखा है ए, उन सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो किस काल के कवि हैं? सॉरी, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पहला आंसर भक्ति काल, दूसरा दे रखा है आदिकाल, तीसरा दे रखा है आधुनिक काल, और चौथा दे रखा है रीति काल। तो बेटा आप जानते हैं जो पृथ्वीराज रासो है इसकी रचना जो की थी वो की थी चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो की रचना जो की है वो की थी चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई कवि कहाँ के थे? आदिकाल के कवि रहे हैं, ये आदिकाल में थे। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। इनके लिए तो यहाँ तक कहा जाता है कि इनकी जन्म और मृत्यु भी एक बात हुई। ये कोई प्रमाणिक बात नहीं है, ऐसी चीज़ों का कोई प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि चंद्रबरदाई का जन्म और उनकी मृत्यु एक ही साथ में हुई थी। पृथ्वीराज रासो एक कपोल कल्पित है, कपोल कल्पित रचना है, ठीक है ना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आदिकाल। अगला देखेंगे, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? आंसर करिए, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पहला आंसर रामचरितमानस, दूसरा ऑप्शन पृथ्वीराज रासो, तीसरा है पद्मावत, चौथा है कामायनी। आंसर करने का प्रयास करिए कि हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है। तो बेटे आप देखेंगे जो हिंदी का पहला महाकाव्य है यही पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना भी आप पढ़ करके आए हैं, चंद्रबरदाई ने की थी। इसी पृथ्वीराज रासो को ही हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता था। अभी आपने पढ़ा कि इसकी रचना चंद्रबरदाई ने की, जबकि रामचरितमानस ये अवधी भाषा में लिखा गया। रामचरितमानस की रचना बेटा तुलसीदास ने की है, जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है। कामायनी के रचनाकार आप बेटा जानते हैं जयशंकर प्रसाद हैं। तो इस तरह से हिंदी का जो पहला महाकाव्य है वो कौन सा हो गया? पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये तो हो गया शायद, दूसरा देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। पहला ऑप्शन दे रखा है पूर्वा, दूसरा दे रखा है कुरुक्षेत्र, तीसरा दे रखा है यामा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है चित्राधार। आंसर करिए, इनमें से कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? तो जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं कि रामचरितमानस की रचना जो थी बेटा कौन सी थी? वो कुरुक्षेत्र थी। सभी बच्चे हमारे जानते हैं कि यामा पुस्तक जो है, यामा पुस्तक के रचयिता हैं, जो लिखा गया वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया। यामा पुस्तक महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई। अगर बेटे हम चित्राधार की बात करें तो चित्राधार पुस्तक जो है ये बेटे जयशंकर प्रसाद की रचना है। चित्राधार जयशंकर प्रसाद की रचना है। और बेटे अगर हम पूर्वा की बात करते हैं तो पूर्वा ये बेटा अज्ञेय की थी।
पूर्वा पुस्तक के रचनाकार हमारे कौन थे? अज्ञे थे। तो बेटे हमारी रचना तो पूछी गई थी रामधारी सिंह दिनकर के लिए, तो बेटा इसका सही जवाब होगा कुरुक्षेत्र। और जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है उन सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल सही है। वेरी गुड। अगले क्वेश्चन की तरफ बेटे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मित्र को लिखे जाने वाले पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? अगर अपने मित्र को हम किसी प्रकार का कोई पत्र लिखते हैं तो उसकी भाषा, उसमें किस प्रकार की भाषाओं का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? आप देख रहे हैं, पहला दे रखा मुहावरेदार भाषा, दूसरा दे रखा कथा कहानियों की साहित्यिक भाषा, तीसरा दे रखा है विद्यालय में पढ़ाई गई भाषा, और चौथा ऑप्शन दे रखा है साधारण बोलचाल की भाषा। तो बेटे आप जानते हैं, अगर अपने मित्र को हम कोई पत्र लिख रहे हैं तो पत्र में ग्रहण का भाव और प्रेम का भाव होता है। अगर उस भाषा को हम मुहावरेदार भाषा या कथा कहानियों की भाषा को लिखेंगे तो हो सकता है जो कुछ हम उसे समझाना चाह रहे हैं या अपनी बात उससे कहना चाह रहे हैं वो उसको समझ ही ना पाए। तो हमें ऐसी भाषा का चयन करना होता है जो आसानी से उसको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। तो बेटे अपने मित्र को जब हम कोई भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसमें हमें साधारण बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे वो अच्छे तरह से समझ सके और आपकी बातों को स्पष्ट तरीके से जवाब दे सके। तो बेटा इसका सही जवाब होगा साधारण बोलचाल की भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटे हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न दे रखा है, सूर की भक्ति किस भाव की थी? सूर का मतलब सूरदास, सूर मतलब सूर्य भी होता है कि सूर सूर तुलसी शशि केशव उदगनदास, सूर मतलब सूर्य होता है और सूर का मतलब सूर्य भी होता है। यहाँ पे बेटा सूर का मतलब सूरदास से है कि जो सूरदास ने भगवान कृष्ण की आराधना करी, जो उनका प्रेम था भगवान कृष्ण के प्रति, वो किस प्रेम से उनकी आराधना किया करते थे? पहला ऑप्शन दास्य भाव, दूसरा ऑप्शन बेटा वात्सल्य भाव, तीसरा ऑप्शन है बेटा सख्य नहीं साख्य होता है साख्य भाव, और चौथा है कांत भाव। आंसर करने का प्रयास करिए कि सूरदास की भक्ति कौन से भाव से की गई थी या सूरदास ने भगवान कृष्ण की आराधना कौन से भाव से की? तो बेटे आप सभी जानते हैं कि जो सूरदास भगवान कृष्ण को अपना सखा मानते थे, सूरदास भगवान कृष्ण को अपना सखा मानते थे। तो जो उनकी भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति रही बेटे वो साख्य भाव की थी, वो व्यक्ति उनकी साख्य भाव की थी। लेकिन एक बात और भी थी कि सूरदास के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। वल्लभाचार्य से मिलने के पहले जो इनकी भक्ति का भाव था बेटा वो दास्य भाव का था। अगर पूछा जाता है कि वल्लभा अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिलने से पहले ये कौन से भाव का प्रयोग किया करते थे तो उसके पहले इनका दास्य भाव था, लेकिन उनके मिलने के पश्चात इनका प्रेम भगवान कृष्ण के प्रति एक सखा का हुआ। इन्होंने उसकी आराधना भगवान कृष्ण की आराधना साख्य भाव से की। लेकिन और दास्य भाव जो था, जो तुलसीदास की भक्ति थी, अगर तुलसीदास की बेटे हम बात करते हैं तो तुलसीदास भगवान राम को अपना मालिक, अपने को अपना सेवक समझा करते थे, इसलिए तुलसीदास की जो भक्ति थी बेटा वो दास्य भाव की थी। वात्सल्य और ये कांत में बेटा होता है पति, कांता पत्नी को बोलते हैं और कांत पति का पर्यायवाची होता है। आप जानते हैं कि मीराबाई भगवान कृष्ण को अपने पति के रूप में देखा करती थी, इसलिए जो उनकी भक्ति रही वो कांत भाव, और कांत भाव को ये माधुर्य भाव के नाम से भी जानते हैं। कांत भाव लिखा हो या माधुर्य भाव लिखा हो, दोनों का मतलब बेटा बिल्कुल एक होगा आपको। तो बेटे इसका सही जवाब होगा आपका साख्य भाव। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? कौन से काल को हम लोग हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहते हैं? बेटा पहला ऑप्शन दे रखा है रीतिकाल, दूसरा ऑप्शन बेटा दे रखा है आदिकाल, तीसरा ऑप्शन बेटा दे रखा है भक्ति काल, और चौथा दे रखा है आधुनिक काल। तो आप जानते हैं कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, बिहारी किस काल के कवि थे? पहला ऑप्शन भक्ति काल, दूसरा ऑप्शन रीतिकाल, चौथा ऑप्शन
वीरगाथा काल और चौथा ऑप्शन छायावाद काल। आंसर कीजिए बिल्कुल कमेंट्स में, आपके बिल्कुल आपके आंसर आते रहें। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, अपने समस्त दोस्तों को आप जोड़ते रहें, जिससे आप इस सेशन का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। बताने का प्रयास करिए कि बिहारी लाल किस काल के कवि थे? भक्ति काल, रीति काल, वीरगाथा काल या छायावाद काल? तो बेटे जिन बच्चों ने आंसर दिया हुआ है बी कि रीति काल, तो उनका सभी आंसर बिल्कुल सही होगा। बिहारी लाल रीतिकालीन कवि रहे हैं। इनकी पुस्तक का नाम था बिहारी सतसई, जो दोहों का संग्रह है, इन्होंने केवल दोहे ही लिखे। और बिहारी लाल एक ऐसे कवि रहे जिन्होंने काव्य जगत में केवल एक ही पुस्तक लिखी और पूरे काव्य जगत में अमर हो गए। तो इनका जो सही जवाब था रीतिकाल, बिहारी लाल रीतिकालीन कवि थे। बेटे अभी हिंदी के आपने 20 क्वेश्चन को देखा, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से उनका जवाब देने का प्रयास किया। सेशन को लाइक और शेयर आप जरूर करिएगा। अगले दिन फिर ठीक 2:15 बजे 2:15 से लेकर के रेगुलर 2:15 पे रेगुलर आपकी हिंदी की क्लास हुआ करेगी। इसी समय में हम आपको यूपी पुलिस का, एसएससी जीडी का भी कराएंगे आपको, जो कि एसएससी जीडी करंट में लगा हुआ है पेपर, एसएससी जीडी का भी आपको कराएंगे। अभी थोड़ी देर पश्चात आपकी जीएस की क्लास हम स्टार्ट कराते हैं। आपकी जीएस की क्लास होगी 4 बजे से, आपकी रीजनिंग की क्लास होगी। अभी 3:15 तक आपकी जीएस की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। 4 बजे से आपकी रीजनिंग की क्लास चलेगी। 5 बजे से आपकी मैथ की क्लास पढ़ाई जाएगी और 6:30 से 7:30 आपकी आर्मी जीडी के लिए पढ़ाया जाएगा। मॉर्निंग के टाइम में भी हम बहुत जल्दी आपको टाइम टेबल बिल्कुल लेके आएंगे। सुबह 7 बजे से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें सुबह 7 से 8 आपको हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट। 9:20 पर डेली आपकी करंट अफेयर्स की क्लास हुआ करेगी। डेली का करंट आपको 9:20 से लेकर के 10 बजे तक डेली का करंट अफेयर्स भी आपको हम पढ़वाएंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। हमारी टीम के साथ आप जुड़िए। कानपुर के बिल्कुल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा आपको ये सारा सेशन एकदम पढ़ाया जाएगा और हमारा प्रयास रहेगा कि इस सेशन में जो बच्चा जुड़ेगा आने वाली परीक्षा में यहीं से प्रश्न आपको 100% दिखाई देंगे। मैथ का भी वही पैटर्न बिल्कुल दिखाई देगा जैसा एसएससी जीडी में बिल्कुल आना है। जुड़े रहिए हमारे सबके साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।